नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी पॉलिटी की अगली क्लास में चलते हैं, जिसमें आज हम कुछ बैकलॉग सीट के लिए पृथक प्रावधान या प्रोन्नति में आरक्षण, आरक्षण को प्रभावी बनाने के उपाय, मतलब इस तरह की चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। बैकलॉग सीट के लिए पृथक प्रावधान के बारे में जान लेते हैं। इंदिरा साहनी केस में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि आरक्षित वर्ग की रिक्तियों को अगले वर्ष की रिक्तियों में जोड़ा जा सकता है, यानी कि कैरी फॉरवर्ड रूल। लेकिन आरक्षण की कुल मात्रा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप 81वें संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनुच्छेद 16(4)(b) जोड़ा गया, जिसमें ये उल्लिखित था है कि बैकलॉग सीट के लिए या आरक्षित वर्ग की सीट के लिए 50% की सीमा लागू नहीं होगी। अब आ जाते हैं प्रोन्नति में आरक्षण, यानी प्रमोशन जब होता है उसमें आरक्षण के बारे में क्या है। तो वहीं पर जब इंदिरा साहनी वाद हो रहा था, मतलब इंदिरा साहनी केस में उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आरक्षण केवल नियुक्ति के लिए लागू होगा, प्रोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा, क्योंकि प्रोन्नति यानी प्रमोशन में आरक्षण सेवाओं की कुशलता को कुप्रभावित करता है। परंतु संसद के द्वारा 77वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा गया और अनुसूचित जातियों जनजातियों को प्रोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को बहाल कर दिया और इन्हें प्रामाणिक वरिष्ठता का भी लाभ मिलेगा। 85वां संविधान संशोधन में यह कहा गया। यानी कि अब ये हो गया कि 77वें संविधान संशोधन से तो ये हो गया कि ना, मतलब इनको प्रमोशन के समय पर है ना, सीधी सी बात है कि ना, मतलब इनको वरीयता मिलेगी। और 85वें संविधान संशोधन से ये कहा गया कि सीनियोरिटी के बेस पे भी इनको मिलेगा, मतलब दो दो लाभ मिलेंगे आरक्षण में। फिर इससे आगे बढ़ते हैं। परंतु इसे पुनः उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई और नागराजन केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जातियों जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा कि वे अभी भी पिछड़े हैं, फिर सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होगी। ये दो कारण थे। एक तीसरा कारण था कि इनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, ये भी मतलब सुनिश्चित करना होगा, तभी जाके आरक्षण के ये प्रावधान जो कि संविधान संशोधन 85 और 77 से आए हैं वो लागू हो पाएंगे। अब आ जाते हैं आरक्षण को प्रभावी बनाने के उपाय। वर्तमान में आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए पिछड़ेपन की परिभाषा को जाति के साथ साथ अन्य आयामों को जोड़ने की आवश्यकता है, जिसमें लैंगिक विभाजन, भौगोलिक पिछड़ापन तथा शहरी ग्रामीण के संकेतकों को भी शामिल किया गया जाए। दूसरा, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए भी क्रीमी लेयर का प्रयोग की आवश्यकता अब आन पड़ी है। तीसरा, पिछड़ी जातियों की सूची के निर्माण विद्यमान विसंगति को दूर करना चाहिए और इसलिए राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की पहल की जा रही है, जिससे पिछड़े वर्ग की सूचियों का निर्माण संसद के द्वारा हो, जिस प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सूची का निर्माण संसद के द्वारा किया जा रहा है। मतलब किया जा रहा है क्या, होता है। आरक्षण की व्यवस्था में अनारक्षण का प्रावधान भी होना चाहिए और प्रत्येक 10 वर्षों में आरक्षित वर्ग की सूची को के समग्र पुनरावलोकन की आवश्यकता जरूरी है। वर्तमान उदारीकरण व निजीकरण के युग में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए महिला एवं पिछड़े वर्गों के लिए निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रदान कराई जाए, जिससे वे आरक्षण का लाभ लेने में समर्थ हो सकें। अब इसके निष्कर्ष पर आ जाते हैं कि मतलब आरक्षण से क्या पॉजिटिव पॉइंट और या नेगेटिव। निष्कर्ष तो वही निकलता है। निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। आरक्षण सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने का एक प्रभावशाली उपकरण है, परंतु इसका प्रयोग एक राजनीतिक वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। आरक्षण समानता और सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने का यंत्र है और इसे टारगेटेड या लक्षित और प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। आज ये छोटा सा ही टॉपिक है आरक्षण, क्योंकि आरक्षण एक हमारे समाज की सच्चाई भी है और इसमें हर एक व्यक्ति के अपने अलग अलग विचार भी होते हैं। आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट में लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।